नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी, लेकर हाजिर हूँ स्ट्रेट टॉक। तो तारिक रहमान की वतन वापसी, 17 साल लग गए वतन वापस लौटने में। और जब वापस लौटे हैं तो कहते हैं आई डू हैव अ प्लान फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश के लिए क्या प्लान है तारिक रहमान का? अगर उनके पहले भाषण को जो अपने वतन की मिट्टी पर दी, उस भाषण को थोड़ा समझने की कोशिश की जाए तो वो शांतिपूर्ण बांग्लादेश की बात करते हैं। एक ऐसे बांग्लादेश की बात करते हैं जिसमें कास्ट, रिलीजन, कलर, इन सब से अलग हटकर हर एक पुरुष, महिला, बच्चों को शांति, पीसफुल और जस्टिस वाले ऐसे माहौल को देने की बात वो करते हैं। ऐसे बांग्लादेश की वो बात करते हैं जिसके बारे में दुनिया अभी आशंकित है। आइए कुछ फैक्ट्स अपने दर्शकों के सामने रखें और उसके बाद समझने की कोशिश करें कि बीएनपी, जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बांग्लादेश की सत्ता में, जब वो रही तो उसने कैसे कैसे गलतियां की, किस तरीके से सत्ता चलाया, और अब ये जो बीएनपी, तारिक रहमान जिसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनकी लीडरशिप में बीएनपी की क्या भाषा बदल गई है। तारिक रहमान की वापसी और बीएनपी की बढ़ती लोकप्रियता, क्योंकि जिस तरीके से अपने नेता को अपने वतन में पाकर हजारों की संख्या में ढाका में लोग उमड़े उनको देखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए, कहीं ना कहीं ये बांग्लादेश की अस्थिरता से परेशान नागरिक हैं जो अपने लीडर के रूप में तारिक रहमान को तलाश रहे हैं। ऐसे में बीएनपी कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान का वतन वापस लौटना और उसके बाद ये बयान देना कि आई डू हैव अ प्लान, मेरे पास बांग्लादेश के लिए प्लान है। सुरक्षित, न्यायपूर्ण बांग्लादेश का वादा कितना मजबूत कहा जाए, कितना भरोसेमंद कहा जाए। वैसे अगर देखा जाए कि बांग्लादेश में आम चुनाव में जमाते इस्लामी जो एक उभरती हुई ताकत के रूप में सामने आई है, इसे कितनी कड़ी चुनौती बीएनपी दे सकेगी। आवामी लीग, शेख हसीना की पार्टी, प्रतिबंध का सामना कर रही है। पूरी दुनिया इस प्रतिबंध को, कह सकते हैं कि खास करके जो लोकतांत्रिक ताकतें हैं वो इस प्रतिबंध से जो है सहमत नहीं है। कहीं ना कहीं निष्पक्ष चुनाव में इस प्रतिबंध को गलत तरीके बताया जा रहा है कि ऐसे क्या निष्पक्ष चुनाव हो सकेंगे। और फिर बात आ जाती है छात्र आंदोलन से उभरी एनसीपी की, स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टी की, नेशनल सिटीजन जो पार्टी है, इसकी कितनी राह आसान, और देश में जो कानून व्यवस्था का संकट बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही कि 6-7 हफ्तों में क्या आम चुनाव संभव हो पाएंगे, क्या इतना बवाल और उसके बीच आम चुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण हो पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है। आइए स्वागत कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर जर्नलिस्ट उत्कर्ष सिन्हा जुड़ रहे हैं, और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। बांग्लादेश की पॉलिटिक्स, जिस तरीके से शेख हसीना का तख्ता पलट, स्थिरता हमने हाल के दिनों में देखा, भारत विरोधी जो भावनाएं हैं किस तरीके से तूल पकड़ रही हैं, इनको लगातार फ्यूल मिल रहा है, ईंधन मिल रहा है, और दोनों देशों के बीच तनाव, एक पड़ोसी देश जहां पर लोकतंत्र को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, और एक तरफ बांग्लादेश जिसका सैन्य तानाशाह का भी इतिहास रहा है, लोकतांत्रिक सत्ता का भी इतिहास रहा है। अभी मौजूदा समय में जो अस्थिरता है, और नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से सत्ता संभाल रहे हैं, ये भी एक नमूना है पूरी दुनिया के सामने। अब बीएनपी के रूप में जो विकल्प बांग्लादेश की जनता के सामने आया है, तारिक रहमान जिसके नेता बताए जा रहे हैं, खालिदा जिया बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बीमार हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है। ऐसे में ये जो प्लान तारिक रहमान लेकर आए हैं, इसे कितना भरोसेमंद आप देख पा रहे हैं उत्कर्ष सर? देखिए नेहा, तारिक रहमान का बांग्लादेश आना, अब जब वो लौटे हैं, इसकी पृष्ठभूमि कुछ दिन पहले बन गई थी, जब मोहम्मद यूनुस लंदन के दौरे पर गए थे और एक निहायत ही निजी मुलाकात दोनों लोगों के साथ बंद कमरे में हुई थी। और उसके बाद उसमें कई शर्तें थी कि जैसे बहुत सारे मुकदमे तारिक के ऊपर थे, खासतौर पे चटगांव केस एक बड़ा वो था जहां पे हैंड ग्रेनेड फेंका गया था और उसके आरोपी थे तारिक रहमान। तो
ये सारे मुकदमों की वापसी होगी और चुनाव होंगे और ये सारी चीजें जब तय हो गई तो वो लौटे हैं। जी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इस वक्त देखिए बांग्लादेश की राजनीति मुख्य रूप से दो पार्टियों के बीच में हमेशा से रही है, अवामी लीग और बीएनपी, जी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। नेशनलिस्ट पार्टी। जी। नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी जनरल जियाउर रहमान ने, और वो तख्ता पलट करके जनरल थे सेना के, और तख्ता पलट करके उन्होंने पहले मार्शल लॉ लगाया और उसके बाद फिर पार्टी बनाई और पार्टी के बाद वो सत्ता में आए। जी। तो 1970 से बीएनपी मतलब ऐसा नहीं है कि सक्रिय थी, वो उसकी सक्रियता 80 के बाद से शुरू हुई ज्यादा, और 90 के दशक में और मजबूत हुई 2000 में। फिर जब जिया की डेथ हुई तो उसके बाद उनकी वाइफ खालिदा जिया ने कमान संभाली, और फिर बांग्लादेश की राजनीति दो महिलाओं के बीच में आके टिक गई, जी। शेख हसीना और खालिदा जिया। इस बीच में एक तख्ता पलट और हुआ था जनरल इरशाद के नेतृत्व में, लेकिन वो दौर बहुत छोटा था, लेकिन हाँ बांग्लादेश को नुकसान बहुत हुआ था उसमें। जी। जी। तो अब बांग्लादेश में वैक्यूम है क्योंकि अवामी लीग बैन कर दी गई है। दूसरी जो छोटी पार्टियां थी जिसको शेख हसीना ने बहुत बढ़ने नहीं दिया था, उभरने नहीं दिया था, अलग अलग वजहें थी उसकी, वो कुछ सक्रिय हैं, लेकिन बड़ी पार्टी के तौर पर बीएनपी के अलावा कोई पार्टी नहीं है। जी। हालांकि बीएनपी की जो लीडर हैं खालिदा जिया, वो अब इस हाल में ही नहीं है कि वो रह गए लोग कि वो नेतृत्व करें। जी। तो अब जी। तारिक रहमान आए हैं, लेकिन अगर भारत के लिहाज से देखें तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और अच्छी स्थिति नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसकी दो वजह है। एक तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जब से बनी जी। उसका स्टैंड भारत के प्रति कभी अच्छा नहीं रहा, कभी भी अच्छा नहीं रहा। और जब उसने यहां तक कि अपने पार्टी की लाइन में ये कह दिया था कि भारत हमारा दोस्त नहीं है बल्कि अब हमारा मुख्य दुश्मन है, उस भारत के लिए कहा था जिसकी वजह से बांग्लादेश वजूद में आया। जी। जी। तो एक तो वो था, और 80 में जब बीएनपी पावर में पहली बार आई तो पाकिस्तान और चीन के साथ बांग्लादेश के रिश्ते बनाने की कोशिश भी हुई। जी। और जमात इस्लामी जो कट्टरपंथी संगठन है बांग्लादेश में सक्रिय है या और जगहों पे, वो उसको काफी गठजोड़ उसके साथ रहा बीएनपी का, और ना सिर्फ उसके साथ बल्कि एक दो और इस तरह के जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स थे उनके साथ करके, और उसके बाद फिर एक बार तो चार पार्टियों का जी। अलायंस भी बनाया था। तो बीएनपी का जो पूरा पॉलिटिकल हिस्ट्री रहा है वो इंडिया फ्रेंडली तो रहा नहीं कभी। जी। जी। अब जो वैक्यूम है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में, उस पॉलिटिकल वैक्यूम के भीतर बांग्लादेश के पास भी कोई लीडरशिप नहीं है। जी। जी। और उसी का नतीजा हमने देखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिससे अवामी लीग के लोग तो या तो छुपे हुए हैं या डरे हुए हैं या बाहर ही भाग गए, जी। और बीएनपी के समर्थक जुट गए हवाई अड्डे पे, बड़ी जी। रैली हुई हमने देखा। मगर एक चीज और आप देखिए, उन रैलियों के भीतर जमात के लोग भी दिखाई दे रहे थे। हालांकि हालांकि मार्क करने की बात मैं के लिए सिर्फ कह रहा हूं, कॉशन है, टर्निंग पॉइंट हो सकता है, ना हो सकता है, जी। कि 2024 में ऑफिशियली बीएनपी ने जमात से अपने आप को अलग कर लिया था 2024। जी। गठबंधन तोड़ लिया था, सब कुछ हो गया था। हालांकि जमात बैन भी हुई थी बीच में, शेख जी। हसीना ने उसको बैन भी किया प्रतिबंधित था, कर दिया था। जी। प्रतिबंधित जी। कर दिया था। तो घटनाक्रम बांग्लादेश का फिलहाल जिस तरह से उलझा हुआ है, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हम देखें, लेकिन ऑप्शन आपके पास नहीं है अभी। जी। जी। बांग्लादेश में कोई और दूसरी फोर्स नहीं, तो अगर कल को चुनाव होते भी हैं तो ये तो तय है। मतलब तय क्या है, आप ये मान लीजिए कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में फिलहाल तो बीएनपी ही दिख रही है आती हुई, और बिल्कुल। बीएनपी सरकार बनेगी। और अगर वो स्थिति आती है तो फिर एक चुनौती नए सिरे से हमको देखने को मिलेगी, खासतौर पे भारत के लिए।
बिल्कुल, बिल्कुल। भारत की बात मैं बाद में करूँगी, लेकिन पहले बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को ही थोड़ा अपने दर्शकों के लिए और समझने की कोशिश को आगे बढ़ाएँगे। लेकिन एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो समझने की कोशिश को आगे बढ़ाएँगे कि वो जमात-ए-इस्लामी जो शेख हसीना की तख्तापलट के बाद से लगातार मजबूत हो रही है। बांग्लादेश में पाकिस्तान समर्थित और कह लें कि इस्लामी कट्टरपंथियों का जो है बोलबाला बढ़ा है। ऐसे में बीएनपी खुद को लिबरल, जो कि सेंट्रल जो राइट विंग दक्षिणपंथी पार्टी मानी जाती रही है, वो अपने आप को अब जो लिबरल एक लाइन पर चलते हुए दिखा रही है। इसके क्या मायने और क्या ये वही रास्ता है? और अगर ये वही रास्ता है जो कि सत्ता की चाबी है या फिर कुर्सी दिला सकता है, तो फिर बांग्लादेश के नागरिकों को क्या सही समझा जा रहा है? और ये सीधे सीधे भारत की फॉरेन पॉलिसी से भी जुड़ा हुआ सवाल हो सकता है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हमारे साथ डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा लगातार जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश को क्या बीएनपी के रूप में एक विकल्प मिल चुका है, जबकि देश में कट्टरपंथी और एक अस्थिरता और एक हिंसा, अशांति का ऐसा दौर देखने को मिल रहा है। वो बांग्लादेश जो शेख हसीना के काल में जिस तरीके से तरक्की कर रहा था, उसे साउथ एशिया का टाइगर तक की संज्ञा दी जाने लगी थी। लेकिन तानाशाही जो रहा रवैया पीएम शेख हसीना का, उसने बांग्लादेश के लोगों की भावनाओं को और उसके लोकतांत्रिक एक जो छवि है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया। हमारे साथ उत्कर्ष सर लगातार जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष सर, सेंट्रल राइट पार्टी बीएनपी खुद को अब लिबरल के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है, तो क्या तारिक रहमान जो 2000 मुझे लगता है कि 18 से अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, खालिदा जिया लगातार बीमार चल रही हैं, ऐसे में क्या वो सही नब्ज को पकड़ पाए हैं बांग्लादेश की? जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया, जिस तरीके से उनको सुरक्षा मुहैया कराई गई, और अब वो जिस लाइन पर अपनी पार्टी को आगे रख रहे हैं या फिर आम चुनाव की तैयारियों को भी अंजाम दे रहे हैं, क्या बांग्लादेश में लिबरल सेकुलर पार्टी बीएनपी अब बनने जा रही है? जी नेहा, बीएनपी की हिस्ट्री को देखिए और बांग्लादेश की हिस्ट्री को देखिए। जी। बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा। बांग्लादेश जब 71 में एक देश के तौर पर आया सामने, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनली सेक्युलर कंट्री बना, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पे बांग्लादेश का उदय हुआ था। जी। सन 74-75 में जब मुजीब की हत्या करके मिलिट्री कू हुआ, और उसके बाद 75 में जब आ गए जियाउर रहमान, तो उन्होंने बांग्लादेश को इस्लामिस्ट कंट्री बना दिया, जी। इस्लामिक कंट्री बना दिया। तो बीएनपी सेकुलर तो कभी रही नहीं। जी जी। और बल्कि ना सिर्फ सेकुलर रही, बल्कि ओपनली इस्लामिक पार्टी रही। और इसी वजह से दूसरे इस्लामिस्ट ग्रुप्स इंक्लूडिंग जमात इस्लामी वो लेके 70 के दशक में वो मजबूत होती गई, और उसके बाद उसका जो पूरा मामला रहा वो रहा। 91 में भी जब खालिदा जिया की पहली सरकार बनी थी और 4 पार्टियों का अलायंस था, उसमें भी बीएनपी थी, जमात थी, जातीय पार्टी थी और इस्लामी वो इक्को थी। ये 4 पार्टियां थी, तो वहां भी इस्लामिस्ट वो रही, और तब भी वो प्रो पाकिस्तानी रही। तो इसलिए अगर इसके बाद जमात में पहली बार कैबिनेट में जगह मिली जमात को, और फिर पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा शुरू हुई, और उस बीच में एक और ग्रुप इमर्ज किया था, जमातुल मुजाहिदीन। जी। वो ज्यादा एग्रेसिव था और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में उसकी बड़ी भूमिका रही थी। तो वो सारे लोग पनपे तो बीएनपी के टाइम में। जी। तो बीएनपी के टाइम में अब तारिक क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, वो जैसे कहते हैं ना कि सेंटर टू राइट नहीं है, वो टोटल राइट थी। बीएनपी टोटल राइट थी। अब
एक नया फेनामिना है, उसको भी जोड़ लीजिए तो फिर कंक्लूड हो जाएगा। पर उत्कर्ष सर, बीएनपी को सेंटर टू राइट पार्टी यूरोपियन मीडिया कह रही है। नहीं, वो अब मैं वही कह रहा हूं ना कि एक यूएस लाइन जोड़ यूरोपियन लीजिए, मीडिया उसके बाद फिर हम पहुंचेंगे, क्योंकि यूरोप अच्छा प्ले कर रहा है इसमें। ठीक है, तो ठीक है। अब हुआ ये कि ये जो नया नेशनलिस्ट वर्ड है ना, शब्द, जो राष्ट्रवादी शब्द जो है, जी। हम इंडिया में भी देख रहे हैं राष्ट्रवादी के आड़ में क्या होता है, हम्म। और वहां भी यही है, जी। बांग्लादेश में भी यही है, वहां का राष्ट्रवाद भी इसी तरह का है। तो अब यूरोप आता है बीच में, क्योंकि अब यूनुस अमेरिकन सपोर्ट से हैं, अब इसमें कोई ढकी छुपी बात है नहीं। प्रो पाकिस्तान विंडो खोले हैं यूनुस जी। सरकार ने, जी। वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं, अमेरिका के इन्फ्लुएंस में। यूरोप को भी अब चाहिए अपनी, और यूरोप अब अमेरिका का पिछलग्गू नहीं है। तो यूरोप के समर्थन के बिना उसने कई देशों में ये काम किया है। यूरोप ने अगर दक्षिण एशिया की बात करें तो कुछ साल पहले जब नेपाल में परिवर्तन हुए थे, तो भी यूरोप ने एक रोल प्ले किया था। और यूरोप के सपोर्ट की पहली शर्त होती है कि आप खुद को सेक्युलर कंट्री बनाना होगा, बनाइए। जी। बनाएंगे। आप देखिए, फिर मैं नेपाल से कनेक्ट कर रहा हूं इसको, और समझ में आ जाएगी चीज कि नेपाल में जब क्रांति हुई थी, वो प्रचंड ने तख्ता पलट किया, और जब हुआ तो राजशाही यूरोप का खात्मा हुआ। जी। राजशाही का खात्मा हुआ, तो हिंदू राष्ट्र था, लेकिन वो यूरोप का ही दबाव था। इसमें स्वीकार किया गया कि अब ओपन तब होना है जब आप कहेंगे कि हम सेकुलर कंट्री है। तो वो सेकुलरिज्म, तो आज तारिक रहमान के साथ जो हो रहा है, मैं यही मानता हूं कि वो एक प्रेशर है वेस्ट का, जी। जिसमें फिलहाल वो अपने आप को मॉडरेट दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी का जो बेसिक सपोर्ट बेस है, वो तो किसी तो मजबूर में नहीं है ना। तो क्या यहाँ पे वो सवाल उठता है कि बीएनपी में जो है गुटबाजी या फिर दरार भी जो है हम देख पाएंगे आने वाले समय में, अभी क्योंकि जो उसका अभी चरित्र बनेगा, है वो तो कट्टरता का रहा है, और अब ये। कट्टरपंथियों का समर्थन, जी। कट्टरपंथियों के साथ चलना, ये बीएनपी का इतिहास रहा है। तारिक रहमान आके ये कह रहे हैं, दो स्टेटमेंट उनके इंपॉर्टेंट है कि हम उनको उसको सेकुलर रास्ते पे ले जाएंगे, और दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने भारत को और हसीना के संदर्भ में कहा कि शेख हसीना के साथ भारत कैसा करता है तब तक ठंडे रहेंगे हमारे संबंध। तो दो लाइन उन्होंने दी, लेकिन पहली लाइन जो वो सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, जी। जी। दुर्भाग्य ये है कि बांग्लादेश में कोई दूसरी लीडरशिप नहीं है। लेकिन तारिक रहमान अगर अपने बिहेवियर में, अपने एक्शन में सेकुलरिज्म को बैक करते या बिलीव करते, एक्ट करते दिखाई देंगे, तो उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी कि बांग्लादेश में उनका बेस वोटर, बेसिक सपोर्टर कितने दिन उनके साथ रहेगा। पर यहाँ पे क्या बीएनपी इस कोशिश में भी है? ये सवाल मैं जब ब्रेक से लौटूंगी तब आपसे ज़रूर समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन सवाल मैं आपके सामने पूरा कर दूं कि क्या यहाँ पर बीएनपी इस कोशिश में है कि जिस छात्र आंदोलन की वजह से तानाशाह कही जाने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, क्या उसी छात्र आंदोलन से उपजी जो भावना है कि देश को आगे लेकर जाना है, उस भावना को कैश करने की कोशिश क्या तारिक रहमान का प्लान है? क्योंकि एनसीपी और उसके साथ साथ आप इनकलाब मंच, जिसके लीडर उस्मान हादी की मौत के गुस्से में जिस तरीके से उबाल बांग्लादेश में देखने को मिला है, अस्थिरता देखने को मिली है, हिंसा देखने को मिली है, यहाँ तक कि मीडिया के संस्थानों को भी नहीं बख्शा गया। एक ब्रेक से लौटते हैं, ब्रेक से लौटेंगे और डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हमारे साथ डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष सर, जब तारिक रहमान के प्लान को समझने की कोशिश करें और फिर उनके भाषण को सुने, तो छात्र आंदोलन के कॉन्टेक्स्ट को भी ज़रूर समझा जाना चाहिए। उनकी वापसी तब हुई है जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, देश में अस्थिरता है, आम चुनाव होने वाले हैं। छात्र आंदोलन के दौरान लगातार इस तरीके के स्टेटमेंट्स जो प्रोटेस्टर्स थे उनके आते रहे कि वी वांट गुड फ्रेंड्स, अपने पड़ोस में अच्छे दोस्त चाहिए, वी डोंट नीड मास्टर्स।
यानी ये जो युवा जो आंदोलन कर रहे थे और जिनके आंदोलन को कमतर आंका गया शेख हसीना की तरफ से, कह सकते हैं भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी तरफ से, अब ये ऐसा बांग्लादेश है जो ना ही शेख हसीना का बांग्लादेश है, ना ही खालिदा जिया का बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश युवाओं का है जिसने तख्ता पलट किया, जिसने तानाशाह एक सरकार को उखाड़ फेंका, मोहम्मद यूनुस पर भरोसा जताया, लेकिन उससे भी नाराजगी हम देख रहे हैं कि देश में जिस तरीके से हिंसा का दौर देखने को मिल रहा है, लगातार उस्मान हादी की मौत का विरोध जिस तरीके से हमने देखा, मोहम्मद यूनुस को आगे आना पड़ा और उन्हें शहीद का दर्जा देना पड़ा, ये सब हम देख रहे हैं। ऐसे में क्या उस भावना को समझते हुए ही ये बदले बदले सरकार नजर आते हैं, बदले बदले रहमान नजर आते हैं? हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि जब दिसंबर जब शुरुआत में जब ये 25 को जब इन्होंने ढाका में अपना स्वागत भाषण दिया है 25 दिसंबर को, जी तो एक दबाव था तारिक रहमान के ऊपर। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, जो छात्र आंदोलन बांग्लादेश का रहा, मैं अभी भी ये इस बात को कहता हूं, बहुत गहरे अध्ययन और अपने इनपुट्स के आधार पर कहता हूं कि बांग्लादेश के युवाओं ने, जो छात्रों ने आंदोलन किया था ना, वो रिलीजियस लाइन पे नहीं था, कहीं जी नहीं था। जी जी बांग्लादेश बहुत आगे निकल चुका था पिछले कुछ सालों में, एक समावेशी देश की तरह। और बिल्कुल जो सांस्कृतिक मजबूती बांग्लादेश की जरूर रही, धार्मिक मतलब वो एक अलग जो होता है ना फंडामेंटलिज्म, वो उससे बहुत बाहर था जी बांग्लादेश। बिल्कुल लेकिन करप्शन, डिक्टेटरशिप, इससे इससे जो गुस्सा था उसने उस आंदोलन को जन्म दिया। जी और फिर बाद में उसमें जाहिर सी बात है, ऐसे आंदोलनों में अचानक से एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिव हो जाती हैं और वो उसका कुछ का कुछ हो जाता है। हमने जी बाद में बिल्कुल भी देख लिया, यहाँ भी देख लिया। तो अब उन छात्रों का मैं कह रहा हूं कि देखिए, उस्मान हादी हो, एक दो चार ऐसे लोग हैं वो जो हैं, हर जगह हैं। वो भले ही कभी कभी रिलीजियस लाइन पे बात कर रहे हैं, लेकिन आप याद करिए, जब तख्ता पलट हुआ था शेख हसीना का, और उसके बाद अचानक से हिंदू धर्मस्थलों पर और ढाकेश्वरी मंदिर पर भी हमला हुआ। जी बिल्कुल लेकिन उन बांग्लादेश के छात्र संगठनों ने वॉलंटियर करके सिक्योरिटी दी, हर मंदिरों के बाहर उनके वॉलंटियर्स लग गए, लोगों को उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया। फिर उसके बाद जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी, उसमें प्रेशर में 4 हिंदू इंटेलेक्चुअल्स को भी लिया गया। जी वो सब कुछ चल रहा था, वहां तक प्रॉब्लम नहीं थी। अब अगर तारिक रहमान को बांग्लादेश में अपने आप को एक्सेप्ट कराना है, तो उनको मॉडरेट होना ही पड़ेगा। जी जी अनटिल अनलेस, जब तक वो फुल फ्लेजेड सेटल्ड पावर नहीं पा जाते हैं। तो अभी तो उनको ये जो उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ना, सेकुलरिज्म को लेके, माइनॉरिटीज को लेके, तो मैंने कहा कि एक तो यूरोप का दबाव है, दूसरी तरफ इस स्टूडेंट फोर्सेस का भी बहुत दबाव है जी तो इसलिए वो रिस्क नहीं ले रहे हैं। अब देखना ये है कि अभी अभी बड़े अच्छे और उन्होंने एक जो आई हैव अ प्लान फॉर बांग्लादेश, जी व्हाट इज अ प्लान, वो डिस्क्राइब नहीं है अभी, बट एक प्लान, एक सपना है। एक ऐसे देश को, एक ऐसे समूह को एक सपना दिया गया जो इस वक्त बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है बिल्कुल। वो जिस उम्मीद से उसने क्रांति की थी, केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई थी, वो केयर टेकर गवर्नमेंट और ज्यादा बदतर हो गई। जी 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 बिल्कुल तो इसमें एक सपना आपने दिखा दिया। युवा है, ठीक है, वो भी अभी बहुत उम्र नहीं हुई तारिक रहमान की, तो एक उम्मीद है। जी अब उस उम्मीद के साथ वेलकम हुए। आने वाले वक्त में उनके स्टेटमेंट्स किस तरह से आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो माइनॉरिटी सिक्योरिटी को लेके कितने वोकल हो रहे हैं, या उनकी पार्टी का रोल कैसे बना रहे हैं, ये सब बहुत देखने वाली, ऑब्जर्व, बहुत प्रॉपर ऑब्जर्वेशन की चीज है। जी और जी उसके बाद ही तब ये कहा जा सकता है कि क्या बीएनपी अपने फाउंडर की पॉलिटिक्स से बाहर निकल आई है,
क्योंकि एक चीज याद रखिए, एक चीज और बहुत मार्क की बात है 25 तारीख के भाषण में, 71 के स्वतंत्रता संग्राम से उन्होंने इस छात्र आंदोलन को जोड़ा। उस 71 के आंदोलन से जिसके मुखिया मुजीबुर रहमान का तख्ता पलट करके जनरल जियाउर रहमान आए थे, जी जी है ना। जी तो राजनीति है, वक्ती मजबूरियां भी बहुत कुछ होती हैं, बोलते कुछ है, मगर बिहेवियर तो अब पता चलेगा जब। बिल्कुल बिल्कुल। छात्र आंदोलन, मुक्ति संग्राम, जब आप एक ही लाइन में उसको जिक्र करते हैं तो इसके मायने निकाले जाने चाहिए कि आखिर ये किस तरह की राजनीति। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर उत्कर्ष सर और लेती हूँ, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे और सवाल ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत को अपनी विदेश नीति में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि ये जो आपका पड़ोसी देश है बांग्लादेश, ये कहीं दुश्मन का मित्र ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की तो लाइफ टाइम की दोस्ती है, मजबूत दोस्ती है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट जो कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी बखूबी समझते हैं, नेपाल हो, म्यांमार हो, चीन हो, पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश। डॉक्टर उत्कर्ष सर, समझना चाहूँगी भारत की विदेश नीति बांग्लादेश के लिए भी जिस तरीके से नज़र आती है, इसे भी कई तरह की जो कह सकते हैं खामियों का सामना करना पड़ रहा है। जयशंकर का एक स्टेटमेंट अभी तक नदारद है, जबकि इतना कुछ दोनों देशों के बीच में हो गया, वीज़ा सेवाएं बंद हो गई हैं। मेरा सवाल ये कि जब तारिक रहमान आते हैं और चुनाव में मात्र 6 से 7 हफ्ते शेष रह जाते हैं, ये जो जस्टिस की बात तारिक रहमान ने कही है, इस जस्टिस से भारत की विदेश नीति को ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए। अब तक तो यही हो रहा है कि हिंदू की रक्षा नहीं हो रही है, या फिर भारतीय मिशन की वहाँ रक्षा नहीं हुई है, बांग्लादेश मिशन की यहाँ रक्षा नहीं हुई है, लेकिन ये सब कुछ स्पॉन्सर्ड लग रहा है, ये सब कुछ ऐसा लग रहा है कि इसे रचा गया है, ये नेचुरल स्वाभाविक नहीं लगता है। उत्कर्ष सर, भारत की विदेश नीति और आपकी टिप्पणी। देखिए नेहा, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है। असल में क्या है ना कि भारत बांग्लादेश को, मतलब भारत का जो सरकार अपनी जगह पे है, लेकिन सरकार जिन तरह के विचारधारा के समर्थन से बनी हुई ये सरकार है, उस समर्थकों को बांग्लादेश में सिवाय हिंदुओं के ऊपर होती हुई हिंसा के अलावा बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। और इसका नतीजा ये है कि आप बयानबाजी इस तरह से कर रहे हैं, या आपके उकसावे पे जो आंदोलन यहाँ खड़े हो जा रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, हालात के खिलाफ, जी जी, वो मामले को और खराब कर दे रहा है। एक अजब स्थिति है। भारत अभी भी, अब रहा सवाल विदेश मंत्रालय अभी भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वास्तविकता को समझने के लिए तैयार। वास्तविकता यह है कि शेख हसीना की वापसी हाल फिलहाल नहीं होने वाली। बिल्कुल। वास्तविकता यह भी थी कि शेख हसीना अलोकप्रिय हो रही थी, लेकिन बतौर देश हमने कभी अल्टरनेटिव को नहीं देखा। हमें ऐसा कमिटमेंट देखिए, शेख हसीना के साथ कमिटमेंट तो मुजीब के फैमिली के साथ तो कमिटमेंट भारत का हमेशा रहा है। जी जी। हसीना पहले निर्वासन में भारत रही है, भारत में नौकरी की है उन्होंने जी। वो अपनी जगह, पर्सनल रिश्ते अपनी जगह, लेकिन क्या जब वो सत्ता में नहीं थी तो भारत के साथ इतने ही खराब रिश्ते थे? नहीं, क्योंकि डिप्लोमेसी बदलाव को पहचानती थी जी। और बदलाव के साथ वो अपनी नीतियों को भी फ्लेक्सिबल रीशेप करती रहती थी। अभी तो मतलब आप आके अचानक खड़े हैं, सामने दीवार आपने खुद ही खड़ी कर ली है। अभी एक ये डोलड्रम है कि शेख हसीना भारत में है, ये सच्चाई है। और अब आप ये भी नहीं कह सकते कि शेख हसीना को हम भारत से बाहर भेजेंगे जी। वक्त बीत गया। और जब तक शेख हसीना भारत में है तब तक आपका बांग्लादेश में वो जो गुस्सा है वो आपके खिलाफ है ना। अब ऐसे में आप वीजा बंद कर लें, सब कुछ कर लें, चलिए टेम्पररी सिक्योरिटी है, लेकिन ये इलाज है क्या? एक दो पोजीशन हमेशा होती है डिप्लोमेसी में। एक, हम अपना हार्ड स्टेप रखते हैं,
और दूसरी तरफ एक अंदर से विंडो खोलते हैं, जी जी। और वो विंडो खोलते हैं हम ट्रैक 2 से। ट्रैक 2 भारत की डिप्लोमेसी में गायब है पिछले 10 साल से। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, और खासतौर पर नेबरहुड्स के साथ आप रिजिड हो जाते हैं गवर्नमेंट के साथ, किसी एक व्यक्ति के साथ। तो यहां पे जो ये दिक्कत है कि अब ऐसा भी नहीं है कि बांग्लादेश के साथ आप रिश्ते खत्म ही कर दें, आप जी। नहीं। जब आप चीन के साथ रिश्ते नहीं खत्म कर पा रहे हैं, जब आप इवन पाकिस्तान के साथ रिश्ते पूरी तरह से नहीं खत्म कर पाए हैं, अभी भी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते, बातचीत, एम्बेसी, ये वो, वीजा वीजा सब चल रहा है, आप बांग्लादेश के साथ कैसे कर सकते हैं? जी जी। है ना? तो लेकिन जो एक बांग्लादेश के भीतर जो एक संदेह भारत की सरकार के प्रति बना हुआ है, जी और जिस तरह की घटनाएं और जिस तरह की बयानबाजियां हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं एक लाइन को लेके, वो बांग्लादेश के भीतर कोई प्रो इंडिया स्पेस बनाने का कोई जगह नहीं छोड़ रहा। सरकार को कैसे दे, वो अपने आप को मजबूत करने में लगी, अपने हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ाते हुए। जी। तो भारत अब इसमें क्या कर लेगा? डिप्लोमेसी नाम की चीज कहां आके टिकेगी? भाई कोई पॉइंट ऑफ डिपार्चर रखोगे ना। जी जी जी। फिलहाल तो पॉइंट ऑफ डिपार्चर बन नहीं रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जबकि ऐसा नहीं है। संवाद की लगातार जो है संभावना नज़र आती है बांग्लादेश में भी। जब मोहम्मद यूनुस भेजते हैं दीपू जो दास हैं उनके परिवार के पास अपने एक मुख्य जो है अधिकारी हैं उनको भेजते हैं, तो ये संदेश देने की कोशिश है कि जो अनहोनी हो गई है या फिर जिन भी कारणों से उस हिंदू युवक की हत्या हुई है उस पर अधिकारी सख्त हैं और गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन साथ ही साथ भारत में भी लिंचिंग के उदाहरण सामने रखे जा रहे हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ कि 12 फरवरी क्या बांग्लादेश में समय पर चुनाव आप देख पा रहे हैं उत्कर्ष सर? अभी जो स्थिति बनी हुई है, क्या 12 फरवरी को लोग वोट डाल पाएंगे? देखिए अभी एग्जैक्टली 12 फरवरी की बात, जिस तरह से तारिक रहमान की वापसी हुई है, और जिस तरह से लग रहा है कि चीजें थोड़ी आगे बढ़ रही हैं इलेक्शन की तरफ, वो तो लग रहा है कि शायद संभव भी हो। लेकिन जिस तरह से अचानक कोई घटना बन जा रही है, मैं पहले भी कहता कि दीपू दास का जो मर्डर हुआ, वो भी एक जो था पूरे माहौल को ट्रिगर करने के लिए वो प्लान था। एक उसका नाम दीपू दास ना हो के कुछ और हो सकता था, वो तो एक मजदूर था, एक अपनी फैक्ट्री में था, वो कोई फीलिंग्स के थ्रू मारा गया। क्योंकि जब उसके ऊपर हमला हुआ और ईश निंदा का उसके ऊपर आरोप लगाया गया तो उसकी पुष्टि ही नहीं हो पाई। हुआ ये कि छुट्टी का टाइम था, बाहर हवा उड़ गई, वो अंदर से निकला और उसका पीट के मार दिया। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को नहीं पता, भीड़ में कौन था कैसे था। जो 6 लोग पकड़े भी गए हैं वो भी कोई बहुत कनेक्टेड दिख नहीं रहे हैं। तो खैर वो वहां की सरकार का काम है कि इस चीज को रोके। और लेकिन ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है? जी। फिर एक हिंसा का दौर शुरू हो गया, फिर स्थिरता बहाली के नाम पर चुनाव को टाला। ऐसी घटनाएं रोके बिना स्वतंत्र चुनाव कैसे हो सकते? तो अब तो चाहे तारिक रहमान हो और चाहे यूनुस हो, यूनुस चाहे जितना चाहे लेट कराना, लेकिन तारिक चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो, टाइम पे चुनाव हो। तो अब तारिक की भूमिका बड़ी, वो कैसे कंट्रोल करते हैं, मास अपील उनकी कैसे बनती है, कैसे वो अपने पुराने सहयोगियों जमात इस्लामी टाइप के फंडामेंटलिस्टों को, अपने बीएनपी के फंडामेंटलिस्ट कोर को कैसे कंट्रोल करते हैं कि शांति रहे बांग्लादेश में फरवरी तक। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे उत्कर्ष सर, आपने समय दिया। स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे और अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि आपको क्या ये लगता है कि 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव कराए जाएंगे? आप क्या राय रखते हैं हम तक ज़रूर लिखकर पहुंचाएं। info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल भेजना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।